नमस्कार दोस्तों, देखते हैं और बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 1789 से पहले फ्रांस एक मॉडर्न स्टेट था और किसी भी मॉडर्न स्टेट को नेशन स्टेट बनने के लिए वहां के लोगों में कॉमन या कलेक्टिव आइडेंटिटी का डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में जब लोगों के अंदर कॉमन या कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था तो वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ स्टेप लिए और वहाँ के लोगों के अंदर कॉमन या कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुआ और फ्रांस बना नेशन स्टेट। अब आइए देखते हैं कि वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज ने या वहाँ के मिडिल क्लास ने ऐसे कौन से स्टेप लिए जिससे वहाँ के लोगों में कॉमन या कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुआ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया प्रस्तुत किया गया, द आइडिया ऑफ ला पैट्रिए एंड ला सिटियन। ला पैट्रिए का मतलब होता है शेयर्ड या कॉमन होमलैंड। जो फ्रेंच सिटीजन है उनका एक कॉमन होमलैंड है, वो है ला पैट्रिए। ये आज के संदर्भ में जैसे हम कहते हैं भारत माँ, मतलब भारत की भूमि को दर्शाता है, वैसे ही ला पैट्रिए पूरे फ्रांस की भूमि को दिखाता था, दर्शाता था और ला सिटियन वहाँ के सिटीजन थे। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक नया फ्रेंच ट्राई कलर चूज किया गया। पहले दूसरा फ्लैग था रॉयल स्टैंडर्ड, अब ये नया फ्लैग बना ब्लू, वाइट और रेड, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। उसके बाद स्टेट जनरल में आप लोग को पता होगा कि स्टेट जनरल क्लर्जी, नोबिलिटी या कॉमन पीपल की जो भी मीटिंग होती थी उसके मेंबर्स पहले सिलेक्टेड होते थे, अब उसके मेंबर्स इलेक्टेड हो गए, इलेक्शन के थ्रू आ गए और उस बॉडी का नाम रखा गया नेशनल असेंबली। उसके बाद न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन, देश के नाम पे प्रतिज्ञा ली गई, गाना गाया गया। मर्साइल्स एक बहुत उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको पता होगा कि फ्रांस बहुत सारे रीजन में डिवाइडेड था और हर रीजन का अपना अपना टैक्स लगता था जिसे कस्टम ड्यूटीज कहते हैं। अगर कोई इस प्लेस से इस प्लेस में अपना गुड्स बेच रहा है तो यहाँ टैक्स, फिर इसके बाद यहाँ टैक्स, फिर इसके बाद यहाँ टैक्स। तो इस कस्टम ड्यूटीज को समाप्त करके पूरे फ्रांस का एक कस्टम ड्यूटीज डिसाइड किया गया और फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज बनी। इन सारे स्टेप्स ने फ्रांस के लोगों में कॉमन आइडेंटिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और 1789 में फ्रांस बना एक नेशन स्टेट। आप सभी लोग को पता होगा कि 1799 में नेपोलियन वहां का रूलर बनता है काउंसिलर सिस्टम के तहत और धीरे धीरे 1804 में वो अपने आप को पूरे फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर देता है। उसे डिस्ट्रॉयर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, लेकिन प्रमोटर ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाता है। शायद दुनिया का वो पहला ऐसा शासक था जो एक मोनार्क था, एक किंग था, लेकिन उसने कभी भी अपने लोगों के बीच भेद नहीं किया, सभी को एक समान माना, इक्वालिटी की बात की। नेपोलियन ने सारे सिटीजन के लिए एक लॉ लाया जिसे कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल का मतलब हो गया सिटीजन, कोड का मतलब हो गया लॉ। उस लॉ में उसने बात की कि सारे जितने भी प्रिविलेज हैं बेस्ड ऑन बर्थ, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पहले क्लर्जी या नोबिलिटी को बहुत प्रिविलेज दिए जाते थे, ये सारे प्रिविलेज उसने बंद कर दिए। उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया और उसने अपने देश में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधारा। उसने फ्यूडलिज्म मैं आपको बता दूं कि यूरोप में एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, एक ऐसा सिस्टम था जिसमें किंग के पास जो भी लैंड थी वह नोबल्स को या लॉर्ड को लैंड देता था और वो उसके बदले उसको मिलिट्री सर्विस देते थे। तो ये जो सिस्टम, और इससे क्या होता था कि वहाँ के लॉर्ड्स बहुत पावरफुल हो गए थे और वो अपने उस लैंड पे बहुत सारे पीजेंट से जबरदस्ती काम करवाते, तो उसने इसको भी, फ्यूडलिज्म को भी खत्म किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने
एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और एक कॉमन करेंसी बनाई। ये सारे स्टेप्स लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो कि कुछ बहुत लैंडमार्क डिसीजन थे। और उसके बाद जब नेपोलियन अपने एम्पायर को आगे बढ़ाता है तो लोगों ने उसको खूब वेलकम किया। देखिए, नेपोलियन को कहा गया कि वो हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है, मतलब लिबर्टी का अग्रदूत, स्वतंत्रता का अग्रदूत, क्योंकि वो जहां भी गया, उसने जहां भी अपने एम्पायर को आगे बढ़ाया, लोगों ने उसे वेलकम किया। लोग उसका वेलकम करते, लेकिन आपको पता ही होगा कि सत्ता इंसान को भ्रष्ट कर देती है। इट्स ट्रूली पॉइंटेड आउट बाय समवन दैट पावर करप्ट्स मैन। वही हुआ नेपोलियन के साथ। अपनी साम्राज्य को आगे बढ़ाने की आकांक्षा लिए हुए उसने बहुत सारे एरिया को जीता, लेकिन और एरिया को जीतना चाहता था। और आपको पता है कि उस अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए उसने कुछ स्टेप्स लिए। उसने फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन किया। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन मतलब, अब आपको पता है कि अगर उसको अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो उसे आर्मी चाहिए, तो उसने जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। और उस आर्मी को देने के लिए उसे पैसे भी चाहिए, सैलरी भी देनी होगी, तो इसने जनता पे टैक्स लगाया, इंक्रीज्ड टैक्सेशन। और तीसरा, जब मीडिया ने उसे क्रिटिसाइज किया तो उसने मीडिया पे भी बैन लगाया, इम्प्रूव्ड सेंसरशिप। ये सारी चीजें जब उसने लोगों पे लगाई तो वही नेपोलियन जिसका लोग वेलकम करते थे, उसे इतना मानते थे, उसी नेपोलियन को लोग नेपोलियन लोगों के बीच अनपॉपुलर हो गया। एक फेमस कहावत है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, क्योंकि फ्रांस में कुछ भी चीजें होती हैं तो पूरा यूरोप प्रभावित होता है। फ्रांस में मॉडर्न स्टेट से नेशन स्टेट जो ये बना, ये लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई या नेपोलियन ने जो भी स्टेप्स लिए, उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। और जो कि पहले पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं थी, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी। कैसे हुई, कब हुई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।